इसी के साथ वो बोलता है, सिस्टर मैं काफी टाइम से तुमसे ही पूछना चाहता था, क्या अचानक तुम डिसअपेयर क्यों हो गई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या अचानक तुमने सभी लोगों के साथ अपने कनेक्शन को खत्म कर दिया? तो नैथानिएल बोल रही होती है, मुझे लगता है उस सब के बारे में बात करने के लिए ये सही वक्त नहीं है। जिसके बाद नैथानिएल पीटर से बोल रही होती है, ब्रदर तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो। पहले तुमने मेरे पास किसी पर्सन को भेजा था जिसे मैंने ट्रीट कर दिया था, लेकिन इस बार तुम खुद एक पर्सन को लेकर आ गए हो। ऐसा बार बार नहीं चलेगा। अगर तुम अब किसी पर्सन को मेरे पास लेकर आए तो मैं उसे ट्रीट नहीं करूंगी। क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई है? तो पीटर बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन इसी के साथ नैथानिएल बोल रही होती है, ब्रदर मैं एक चीज की वजह से काफी ज्यादा शॉक हूँ। इस पर्सन की बॉडी जितनी ज्यादा इंजर्ड है, इस पर्सन को तो अभी तक मर जाना चाहिए था, लेकिन ये पर्सन अभी भी जिंदा है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? आखिर ये पर्सन है कौन? प्लीज मुझे सच बताओ, ये पर्सन कौन है? और तुम खुद इसे यहाँ पर मेरे पास क्यों लेकर आए हो? तो तुम मुझे इस बारे में नहीं बता देते, मैं इसे ट्रीट नहीं करूंगी। तो ये बात सुनकर पीटर खामोश हो गया होता है। लेकिन इस वक्त साइमन हंसते हुए बोलता है, ब्रदर आखिर तुम इसे इस बारे में बता क्यों नहीं रहे? सिस्टर ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा नेफ्यू है। लेकिन इस वक्त पीटर चिल्लाकर बोलता है, साइमन प्लीज खामोश हो जाओ, कुछ भी मत बोलो। लेकिन साइमन हंसते हुए बोल रहा होता है, ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारे ब्रदर थेडियस का बेटा है। लेकिन इस वक्त पीटर बोलता है, नैथानिएल प्लीज मेरी बात सुनो, हमें इसे ट्रीट करना ही होगा वरना इसकी जान चली जाएगी। लेकिन हम देखते कि नैथानिएल यहाँ पर खड़ी हो गई होती है और इस कमरे में से बाहर जा रही होती है। और ये देखकर साइमन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, सिस्टर आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो? तुमने अभी इसे ट्रीट नहीं किया है, प्लीज इसे जल्दी ठीक करो, ये हमारा नेफ्यू है। तो ये बात सुनकर नैथानिएल बोलती है, साइमन तुम इस बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर तुम यहाँ पर किसी और पर्सन को लाए होते तो मैं उसका ट्रीटमेंट जरूर करती, लेकिन तुम यहाँ पर एक गलत पर्सन को ले आए हो। और इस चीज की वजह से साइमन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पीटर से बोलता है, ब्रदर आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? आखिर नैथानिएल थेडियस का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करना चाहती? प्लीज जाइए और इसे समझाइए। जिसके बाद पीटर भी नैथानिएल के पीछे चला जाता है और इसी साथ साइमन सोच रहा होता है, मुझे लगा था जब मैं सिस्टर को बताऊंगा कि ये पर्सन थेडियस का बेटा है तो वो खुश हो जाएंगी, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें थेडियस के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। क्या मुझे उन्हें इस बारे में नहीं बताना चाहिए था? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैथानिएल बाहर आकर बैठी हुई होती है और वो यहाँ पर प्रेयर कर रही होती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर पीटर भी आ गया होता है जो कि नैथानिएल के पास ही बैठ जाता है। तो नैथानिएल बोल रही होती है, ब्रदर तुम तो ऐसी चीजों पर बिलीव ही नहीं करते, तो तुम यहाँ पर प्रेयर क्यों कर रहे हो? तो पीटर बोल रहा होता है, भले ही मैं इस चीजों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज का दिखावा तो कर सकता हूँ। जिसके बाद पीटर बोल रहा होता है, नैथानिएल क्या तुम थेडियस का इलाज इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि तुम उस इंसिडेंट की वजह से अभी भी अपसेट हो? तो ये बात सुनकर नैथानिएल खड़ी हो जाती है और वो बोल रही होती है, ब्रदर उस चीज को बहुत ही ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन उस वक्त से ही मैंने इस चीज को भुला दिया था कि मैं एक सर्जन हूँ, क्योंकि उस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ को बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया है। और अब सच बताऊं तो मैं कभी भी किसी भी पर्सन को ट्रीट नहीं करना चाहती। तो ये बात सुनकर पीटर बोल रहा होता है, तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो तुम्हारे एक्शंस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। अगर यही रीजन है तो फिर तुमने थेडियस की पल्स को चेक क्यों किया था? और जो मेडिकल हर्ब्स हमने थेडियस की बॉडी पर लगाई थी वो भी हमें तुमने ही प्रोवाइड की थी। तो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारा फर्ज लोगों को सेव करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी हना के बारे में सोच रही हो? और इसी साथ पीटर यहाँ पर एक लड़की के बारे में सोच रहा होता है और हमें बताया जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नैथानिएल की बेटी थी। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, वो जो भी हादसा हुआ था उस सब में तुम्हारी गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो ये बात सुनकर नैथानिएल बोल रही होती है, ब्रदर भले ही मैं हजारों लोगों की जान बचा लूं, लेकिन मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी वजह से भी किसी की जान गई है। इसलिए मेरे अंदर पहले वाली हिम्मत नहीं रही और मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी भी किसी को पहले की तरह ट्रीट कर सकती हूँ। और नैथानिएल वहाँ से जारी होती है। लेकिन इसी वक्त नैथानिएल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पीटर जमीन पर बैठा हुआ होता है और उसने नैथानिएल के हाथ को पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, नैथानिएल प्लीज क्या तुम थेडियस को मेरे लिए सेव नहीं कर सकती? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज थेडियस को बचा लो। तो ये बात सुनकर नैथानिएल कुछ सोच रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर पीटर का कोई भी जवाब नहीं देती और वो यहाँ से जा रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट थेडियस का सीन दिखाया जाता है जो कि खून की उल्टियां कर रहा होता है और साइमन बोल रहा होता है, थेडियस बस वेट करो, ब्रदर जल्दी ही नैथानिएल को लेकर आ जाएंगे और वो तुम्हें ट्रीट जरूर करेगी। और इस वक्त पीटर यहाँ पर आ गया होता है। साइमन बोलता है, ब्रदर थेडियस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, आखिर नैथानिएल कहाँ पर है? प्लीज ये मत कहना कि नैथानिएल ने थेडियस का इलाज करने से मना कर दिया है और अब हम थेडियस को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन साइमन से बोलता है, इडियट अपनी बकवास बंद करो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नैथानिएल आ गई होती है और वो बोल रही होती है, मैं बस अपने ग्लव्स को लेने के लिए गई थी, क्या तुम भूल गए हो मैं अपने ग्लव्स के बिना कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं करती? तो ये देखकर साइमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद नैथानिएल थेडियस के पास आकर बैठ जाती है और वो दो ट्यूब्स को थेडियस की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देती है और वो बोल रही होती है, हमें थेडियस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी सर्जरी परफॉर्म करनी होगी क्योंकि इसके लंग्स इस वक्त बहुत ही ज्यादा डैमेज हैं। लेकिन ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि अगर हमसे एक भी गलती हुई तो उसी वक्त थेडियस की जान चली जाएगी। तो ये बात सुनकर साइमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइमन और पीटर दोनों ही कमरे से बाहर मौजूद होते हैं
और इसी के साथ साइमन बुरा होता है, ब्रदर मुझे इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है, ये सर्जरी कामयाब तो हो जाएगी ना। तो पीटर बुरा होता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस वक्त के लिए हम सिर्फ नेथेनियल के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो साइमन बुरा होता है, ब्रदर मैं भी यही दुआ करता हूँ बस नेथेनियल किसी भी तरह इस चीज में कामयाब हो जाए, क्योंकि मैं अपने नेफ्यू को खोना नहीं चाहता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन सारे कचरे को साफ कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त कोई पर्सन उसे बोलता है मिस्टर इस माउंटेन पर ऊपर जाने के लिए सीधा रास्ता कौन सा है। तो बस इनको पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आप लोग कौन है और आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रात के टाइम यहाँ पर विजिटर्स का आना मना है, आप लोग इस वक्त ऊपर नहीं जा सकते। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू और जूडस होते हैं। आइज़ैक के साथ मैथ्यू बोल रही होती है हमें ऊपर थोड़ा काम है इसलिए हमें तो जाना ही होगा, लेकिन अगर तुम हमारे रास्ते में आए तुम मर जाओगे। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है मैम आखिर ये आप क्या कह रही हैं, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बता देता हूँ, आप लोग किसी भी सूरत में यहाँ से आगे नहीं जाने वाले और बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ और मेंबर्स भी आगे होते हैं जिन्होंने अपने हाथों में वेपन्स पकड़े हुए होते हैं। तो मैथ्यू बोल रही होती है ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग है और इस तरह के लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसको वो पर्सन सोच रहा होता है आखिर ये लोग हैं कौन, इनके हाथों में इस वक्त कोई भी वेपन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं, इसलिए इससे पहले कि ये लोग हमारे ऊपर अटैक करें हमें इनके ऊपर अटैक करना होगा। और इस वक्त वो एक रोप डार्ट के साथ मैथ्यू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस वक्त हमें एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मैथ्यू ने शूट करके इस पर्सन को किल कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से वो पर्सन बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस पर्सन ने ये कैसे किया। इस पर्सन के पास यहाँ पर कोई गन नहीं थी, लेकिन इसने अचानक हमारे ऊपर बुलेट शूट की है, लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन इसने सिर्फ एक ही बुलेट के साथ यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को इंजर्ड कर दिया है, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और हम देखते को पर्सन जमीन पर गिर चुका होता है और वो बोल रहा होता है आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम्हारे पास तो कोई गन भी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने हम सभी को शूट कैसे कर दिया। और इसी के साथ हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है आखिर तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें मेरे हाथ के ऊपर ये टैटू नजर नहीं आ रहा, ये भी तो एक गन ही है और मैंने तुम्हें इसी के साथ शूट किया है। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू है जो कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट शूटर है, और ये पर्सन भी एक डिसाइपल है। जिसके बाद मैथ्यू जूडस से बोलती है तो क्या अब हमें आगे चलना चाहिए। तो जूडस बोलता है हाँ मुझे लगता है अब हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि पीटर को किल करने के लिए अब मुझसे वेट नहीं हो रहा। जिसके बाद मैथ्यू बोलती है चलो ठीक, लेकिन इस वक्त वो रुक जाती है और वो बोलती है वैसे मैं हमेशा से तुमसे एक बात पूछना चाहती थी, आखिर लोग तुम्हें सेकंड पीटर क्यों बुलाते हैं, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। ये बात सुनकर जूडस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बुरा होता है मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी बताया है, सेकंड पीटर इस नाम से मुझे नफरत है और अगर तुमने आज के बाद उससे इस बारे में पूछा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये बात सुनकर मैथ्यू हंसते हुए बोलती है क्या सच में, इससे पहले तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा छेद बना चुकी होंगी। और हम देख पाते हैं कि उसने एक गन को जूडस के पेट के ऊपर रखा हुआ होता है, लेकिन इस वक्त जूडस मैथ्यू के करीब आता है और वो बोलता है मैथ्यू एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे हाथ में कोई गन हो या कोई नाइफ या फिर कोई बहुत ही पावरफुल वेपन ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी भी वेपन के साथ फाइट कर सकता हूँ, और इससे पहले कि तुम उन वेपन्स को यूज करने के बारे में सोचोगी मैं तुम्हें मार चुका हूँगा। तो ये बात सुनकर मैथ्यू काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। जिसका मैथ्यू यहाँ से जा रही होती है और वो बोल रही होती है मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, लेकिन तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो, लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ इस मिशन के खत्म होने के बाद हमारी एक स्पार तो बनती है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो ये बात सुनकर जूडस बोल रहा होता है मैथ्यू मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें अपने मिशन को भी कंप्लीट करना है। लेकिन इसी के साथ जूडस बोल रहा होता है मैथ्यू तुम जानती हो मुझे पैसा, शोहरत और वो सब चीजें जिनसे लोगों को खुशी मिलती है मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ और वो ये है कि मुझे पीटर को किल करना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर साइमन अपने स्विलिंग शॉट स्टाइल को किसी पर्सन को सिखा रहा होता है और वो पर्सन बोल रहा होता है सर मैं आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ और मैं हमेशा से ही आपकी इस स्विलिंग शॉट स्टाइल को सीखना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे कभी भी सही से परफॉर्म नहीं कर पाता, आप सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। देवा शंकर बोल रहा होता है तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मैं इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। लेकिन इससे पीटर के पास कोई पर्सन आ जाता है और वो बोल रहा होता है सर मैं सच में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि हम लोग आपको पहचान नहीं पाए और हमने आपके ऊपर अटैक कर दिया। तो पीटर बोल रहा होता है अरे नहीं तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, असल में पुराने टाइम में डिसाइपल्स बहुत ही कम बार आपस में मुलाकात किया करते थे, यही रीजन है कि सभी डिसाइपल के सबॉर्डिनेट्स को दूसरे डिसाइपल्स के बारे में नहीं पता है। लेकिन जब तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था तो मैंने इस चीज को महसूस कर लिया था कि तुम लोग काफी ज्यादा स्किल्ड हो, लेकिन इतने पावरफुल होने के बावजूद तुम लोग इन माउंटेन्स पर क्या कर रहे हो। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोलता है सर असलियत में वजह यह है कि हम सभी लोग अपनी दूसरी लाइफ को जी रहे हैं। तो ये बात सुनकर पीटर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। जिसका पर्सन पीटर को बता रहा होता है अब से बहुत टाइम पहले हम लोग एक मिशन के लिए पहाड़ी इलाकों में गए थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड होने की वजह से हम लोग उसी जगह पर फंस गए
और वहाँ से वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद हम सभी लोग वहाँ पर अपनी मौत का ही वेट कर रहे थे। जिसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जिनमें एक पर्सन बुरा होता है। हम यहाँ पर आर्मी के मिशन की वजह से आए हुए हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि इस मिशन पर हम सभी मारे जाएंगे और एक पर्सन बुरा होता है। हम लोगों ने सोचा था कि शायद हमें जल्दी रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर और लोग आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया है। और इस वक्त तक हमारे एनिमीज को हमारे बारे में पता चल चुका होगा और वो जल्दी ही और वो किसी भी वक्त हमें किल करने के लिए आ सकते हैं। और इसी के साथ वो पर्सन बता रहा होता है उस वक्त हम लोग सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त ना हमारे पास खाना था, ना ही वापस जाने का कोई रास्ता था, और उस वक्त हम सभी लोग इंजर्ड थे। लेकिन उस वक्त उस जगह पर कोई पर्सन अपीयर हुआ और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दरवाजे पर कोई पर्सन नॉक कर रहा होता है। और इस आवाज को सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और इन्होंने अपनी गन्स निकाली होती हैं और ये कह रहे होते हैं ये शायद हमारे एनिमी है। लेकिन आखिर इन्होंने हमारी लोकेशन के बारे में इतनी जल्दी पता कैसे कर लिया। लेकिन इसे वो पर्सन इस दरवाजे को ओपन कर देता है और इस चीज की वजह से वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इस पर्सन को देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि नेथेनियल होती है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं डॉक्टर नेथेनियल, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको तो इस वक्त हमारे बेस में होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तो नेथेनियल बोल रही होती है मुझे इस बारे में पता चल गया था कि कुछ पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं अपने पेशेंट्स को इस तरह से मरने तो नहीं दे सकती। और ये बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी के साथ वो देखते हैं कि सर्दी की वजह से नेथेनियल के हाथ खराब होना स्टार्ट हो गए होते हैं। और ये देखकर वो पर्सन सोच रहा होता है नेथेनियल उस वक्त सर्दी की वजह से खुद भी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर हमें सेव करने के लिए आई थी। जिसके बाद उसने हम सभी को ट्रीट किया और उसके ट्रीटमेंट की वजह से हम सभी लोगों की जान बच पाई। और नेथेनियल बोल रही होती है तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को जो बुलेट्स लगी हुई थी उन्हें मैं निकाल चुकी हूँ और अब तुम सभी खतरे से बाहर हो। लेकिन इसी के साथ एक पर्सन बुरा होता है मैम भले ही आपने हमारा काफी अच्छे से ट्रीटमेंट किया है, लेकिन फिर भी हम लोग सर्दी की वजह से मारे जाएंगे। और इसी वक्त एक पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मिस नेथेनियल, आपको इस जगह पर नहीं आना चाहिए था, ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और इस जगह पर हमारे एनिमी कभी भी आ सकते हैं। तो नेथेनियल बोल रही होती है मैं जानती हूँ यहाँ पर आना एक बहुत ही गलत फैसला था, क्योंकि ये प्लेस बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और हमें नहीं पता कि हम यहाँ से जिंदा वापस जा पाएंगे या नहीं। लेकिन अगर तुम में से कोई भी पर्सन सर्वाइव कर पाता है तो मुझे लगेगा कि मैंने अपनी ड्यूटी को कंप्लीट कर दिया है और मेरे दिल में कभी भी ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने तुम लोगों की हेल्प क्यों नहीं की। ये बात सुनकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्सन बोल रहा होता है उस दिन हमें मिस नेथेनियल ने एक सेकंड लाइफ दी थी, इसलिए हम सभी लोगों ने ये फैसला किया कि आज से हम लोग उन्हें ही फॉलो करेंगे और इसलिए हम लोग इस माउंटेन के ऊपर मौजूद हैं ताकि हम हमेशा मिस नेथेनियल को हर एक प्रॉब्लम से सेव कर पाएं। जिसको पीटर बोल रहा होता है नेथेनियल सच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है और वही एक ऐसी पर्सन है जो इतनी डेंजरस सिचुएशंस में इस तरह के काम कर सकती है। लेकिन इसी वक्त इन्हें एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तरह की आवाज यहाँ पर अक्सर आती रहती है क्योंकि यहाँ पर जो विंड है वो बहुत ही तेजी से मूव करती है। जिसके बाद वो बोलता है सर क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई है तो ये सर्दी का वक्त है, क्या आप चाय पियेंगे? तो पीटर बोल रहा होता है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट हमें इस टेम्पल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के किलर्स को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए इस टेम्पल की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दो पीपल्स मौजूद होते हैं जो कि बुरे होते हैं। सर रात का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान अपनी सभी परेशानियों को भूलकर आराम कर पाता है, इसलिए आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को वापस जाकर आराम करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि आज आप लोगों का यहाँ पर आने का मोटिव बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए यही सही रहेगा कि आप आज यहाँ से वापस चले जाएं। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि इन किलर्स ने अपने वेपन्स निकाल लिए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं अपनी बकवास बंद करो और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हमारे रास्ते में से हट जाओ, वरना तुम बिना मतलब के ही मारे जाओगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पीटर को पकड़ने के लिए आए हैं। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बुरा होता है सर मुझे लगता है आप गलत जगह पर आ गए हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसका नाम पीटर हो। लेकिन इस वक्त वो पर्सन अपने डैगर को इस पर्सन के ऊपर थ्रो करता है, लेकिन उस मॉन्क ने बहुत ही आसानी से इस डैगर को डॉच कर लिया होता है। और ये देखकर वो किलर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है मुझे लगा था तुम्हें सिर्फ बात करना ही आता है, लेकिन शायद तुम भी काफी ज्यादा स्किल्ड हो। और इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों ने अपने वेपन्स निकाल लिए होते हैं और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं ये सभी बी रैंक किलर्स हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये सभी लोग एक साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन ने भी अपनी रोप डार्ट को निकाल लिया होता है और वो बहुत ही तेजी से जंप करके उस रोप डार्ट के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने एक ही अटैक के साथ यहाँ पर एक साथ 3 लोगों को किल कर दिया होता है
और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोर होते हैं आखिर ये पर्सन है कौन, आखिर इसने उन लोगों को इतनी आसानी से किल कैसे कर दिया। लेकिन इस वक्त एक पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक पर्सन ने बहुत तेजी से इनके ऊपर अटैक कर दिया होता है और हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उस दूसरे मॉन्क ने किया होता है जिसने अपनी स्वॉर्ड के साथ यहाँ पर स्विलिंग स्वॉर्ड स्टाइल को यूज किया होता है। जिसके बाद वो रोप टार्ट वाला मॉन्क बोलता है तुम लोग यहाँ पर इस माउंटेन के पीस को बर्बाद करने के लिए आए हो, लेकिन हम ऐसे नहीं होने दे सकते, इसलिए अगर तुम्हें अपनी लाइफ प्यारी है तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। और इसी के साथ वो स्वॉर्ड वाला मॉन्क बोल रहा होता है प्रीवियस डेज में ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के किलर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, लेकिन सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सभी लोग बी रैंक किलर्स हो, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही वीक हो। और इन लोगों की बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग इन्हें नहीं हरा सकते, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है बेवकूफ मेरे रास्ते में से हट जाओ। और इस पर्सन को देखकर यहाँ पर सभी लोग अपने सर को झुकाकर उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और ये देखकर वो मॉन्क्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर ये पर्सन कौन है, क्या ये इन सभी लोगों का लीडर है। लेकिन इस वक्त इस पर्सन की बॉडी में से हमें कोई भी किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि ये इन लोगों का बॉस है इसका साफ मतलब यही है कि ये इन सभी से ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इस वक्त ये दोनों मॉन्क्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो एक साथ बहुत तेजी से इस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और वो रोप डार्ट वाला पर्सन अपनी रोप डार्ट के साथ जूडस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जूडस ने बहुत ही आसानी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है मेरे इस अटैक से बचना इतना भी आसान नहीं है, क्या इसे सच में लगता है कि इतनी आसानी से इसे डॉज कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो रोप डार्ट पीछे एक पत्थर से टकराकर दोबारा से जूडस की तरफ आ रही होती है और वो मॉन्क सोच रहा होता है शायद इस पर्सन को रोप डार्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये मेरी इस अटैक की वजह से मारा जाएगा। लेकिन इससे अर्थ हमें दिखाया जाता है जूडस ने इस रोप डार्ट को पकड़कर उसे अपना वेपन बना लिया होता है और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या था, आखिर इस पर्सन ने इस रोप डार्ट को कब तोड़ दिया और इसने इसे अपना वेपन कब बना लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जितना सोचा है ये पर्सन उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम दूसरे मॉन्क को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से इस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और वह बहुत ही तेजी से जूडस के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। लेकिन इससे बाद हमें दिखाया जाता है कि जूडस ने इसकी स्वॉर्ड ले ली होती है और उसने रोप डार्ट के साथ उस दूसरे मॉन्क को बांध दिया होता है और वो इन दोनों को ही दूर फेंक देता है। और इस चीज की वजह से दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी के साथ एक मॉन्क सोच रहा होता है मुझे लगा था ये पर्सन रोप डार्ट मास्टर है, इसलिए इसने बहुत ही आसानी से मेरी रोप डार्ट को कंट्रोल कर लिया, लेकिन क्या इस पर्सन ने स्वॉर्डमैनशिप भी सीखी हुई है, आखिर इस पर्सन ने इस स्वॉर्ड को उसके हाथ से इतनी आसानी से कैसे छीन लिया, आखिर ये पर्सन है कौन। लेकिन इस वक्त यहाँ पर उन किलर्स में से एक पर्सन बुरा होता है सर हमें माफ कीजिएगा, ये मिशन हमें कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा वीक है इसलिए आपको यहाँ पर आना पड़ा। सर जूडस प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। और जूडस नाम सुनकर वो मॉन्क काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह सोच रहा होता है व्हाट, क्या ये पर्सन सच में जूडस है, मैंने इस पर्सन के बारे में सुना हुआ है, ये पर्सन भी एक डिसाइपल है। और इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि पर्सन एक जीनियस है जो हजारों सालों में सिर्फ एक बार पैदा होता है। और इसी के साथ हमें जूडस के फेस को दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि जूडस यहाँ पर कोई यंग पर्सन नहीं है बल्कि उसकी एज भी काफी ज्यादा है। और हमें बताया जाता है कि जूडस कोई न्यू डिसाइपल नहीं है बल्कि वो 12 हॉनर डिसाइपल्स में से एक है। और इस वक्त जूडस रोप डार्ट के साथ इन मॉन्क्स के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक बहुत ही तेजी से उस मॉन्क को लगने वाला होता है। और ये देखकर वो मॉन्क सोच रहा होता है ये पर्सन जूडस है और हम इसे कभी भी नहीं हरा सकते, लेकिन क्या हम लोग इतनी आसानी से मर जाएंगे, मैं इस तरह की बिना मतलब की मौत नहीं मरना चाहता। लेकिन इसके बाद हम जूडस को देखते हैं जो कि थोड़ा हैरान लग रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किसी पर्सन ने उस रोप डार्ट को पकड़ लिया होता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा साइमन होता है। और इसी के साथ साइमन बुरा होता है जूडस तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक रियल डिसाइपल कभी भी बच्चों के साथ फाइट नहीं करता है। तो ये बस इनका जूडस स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है तुम हमेशा की तरह ही फास्ट हो और तुमने सच में इस पर्सन को बचा लिया, तो मेरे भाई कैसे हो तुम, तुम्हें इतने टाइम बाद देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो और हमारा बड़ा भाई पीटर कहाँ पर है। तो जूडस की बात सुनकर साइमन बुरा होता है तुम तो यहाँ पर इस तरह बात कर रहे हो जैसे हम लोग अभी भी पुराने दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग दुश्मन हैं और दुश्मन कभी भी आपस में इतने अच्छे तरीके से बात नहीं करते। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमसे मिलकर ब्रदर पीटर तुम्हारा वेलकम करेंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो ये सुनकर जूडस बुरा होता है तुम लोगों की सोच बिल्कुल पहले जैसी ही है, आखिर राइफल को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम ही क्या थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को समझाने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने पहले भी कभी भी मेरी बात नहीं सुनी थी। लेकिन मैं एक चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम अब इतने ज्यादा वीक हो गए हो। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तुम्हारे पास तुम्हारा राइट हैंड नहीं है। तुम इस हालत में देखकर मुझे काफी ज्यादा अफसोस हुआ। तो ये सुनकर साइमन बुरा होता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आना चाहिए था, लेकिन तुम तो यहाँ पर खाली हाथ आ गए हो। तुम सच में बहुत ही ज्यादा शिमलेस हो। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम ब्रदर
ब्रदर पीटर को दोबारा फेस कैसे करोगे जबकि तुमने हमें धोखा दिया था। तो ये बात सुनकर जूडस हंसते हुए बोल रहा होता है, क्या धोखा? मैंने तुम लोगों को कोई धोखा नहीं दिया। ये हर इंसान का नेचर है, हर इंसान हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सन को ही चूज करता है और मैंने भी उस वक्त ऐसा ही किया था। तो इसमें मैंने गलत क्या किया? तुम लोग ही बेवकूफ थे जो तुमने इससे मना कर दिया। जिसका साइमन बुरा होता है, मुझे लगता है हम लोग बात करने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए हमें इन सब चीजों को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। और इससे साइमन बहुत ही तेजी से जूडस के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इस जूडस अपने पंच के साथ साइमन के ऊपर अटैक करता है और वो बुरा होता है। तुम्हारे अंदर स्टार्टिंग से ही बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लेकिन तुम फिर भी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। लेकिन हम देखते हैं कि साइमन ने बहुत ही आसानी से जूडस के अटैक्स को रोक लिया होता है और इसी वक्त वो अपने सर को बहुत ही जोर से जूडस के सर में मारता है। लेकिन इसी वक्त वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ जूडस बोल रहा होता है, साइमन क्या तुम भूल गए हो किसी भी पर्सन के लिए मुझे क्लोज कॉम्बैट में हराना इम्पॉसिबल है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तो ये सुनकर साइमन जूडस से काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है और इसी के साथ साइमन बोल रहा होता है, तुम हमारी इस फाइट में इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही हाथ है और तुम मुझे बहुत ही आसानी से हरा दोगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरा एक ही हाथ तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। और वो बहुत ही तेजी से जूडस के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और जूडस भी बहुत ही तेजी से साइमन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों ने बहुत ही तेजी के साथ आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दी होती है और ये इस जगह पर बहुत ही तेजी के साथ मूव कर रहे होते हैं। और ये देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या ये लोग सच में ह्यूमंस है? आखिर ये लोग इस माउंटेन के ऊपर इतनी तेजी के साथ मूव कैसे कर पा रहे हैं? और इसी के साथ वो मॉन्क सोच रहा होता है, मुझे लग रहा था कि डिसाइपल साइमन अब काफी ज्यादा वीक हो गए हैं क्योंकि उनका एक हाथ भी कट चुका है, लेकिन उनकी इस फाइट को देखने के बाद तो लग रहा है कि वो अब भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और शायद वो जूडस को भी हरा देंगे। ऐसे साइमन जूडस के फेस पर एक पंच मारकर उसे दूर कर देता है। लेकिन इसी साथ यहाँ पर उन मॉन्क्स में से एक पर्सन बोल रहा होता है, आखिर ये फाइट इतनी ज्यादा अजीब क्यों लग रही है? क्या तुमने यहाँ पर किसी चीज को नोटिस किया? तो उसके साथ वाला मॉन्क बोल रहा होता है, हाँ ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि जूडस डिसाइपल साइमन के हर एक मूव को कॉपी कर रहा है और हमें दिखाया जाता है कि जूडस अपने लेफ्ट हैंड के साथ उसी तरह से अटैक करता है जैसे साइमन ने उसके ऊपर अटैक किया था और वो उसके फेस पर पंच मार के उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन साइमन ने खुद को संभाल लिया होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, अगर हम लोग ऐसे ही फाइट करते रहे तो मैं इस पर्सन को नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन मुझे इसे यहाँ पर रोक कर रखना होगा क्योंकि इस वक्त थेडिस का ऑपरेशन हो रहा है और ब्रदर पीटर भी वहीं पर मौजूद है। लेकिन अगर ये लोग वहाँ पर पहुंच गए तो थेडिस का ऑपरेशन भी फेल हो सकता है। लेकिन इसी वक्त साइमन को कोई पर्सन आवाज देता है और हम देखते कि ये कोई और नहीं बल्कि वो मॉन्क होता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को साइमन की तरफ फेंक देता है और साइमन ने भी स्वॉर्ड को कैच कर लिया होता है और वो बुरा होता है, ये हुई ना बात। मुझे लगता है अब फाइट करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ क्योंकि अब फाइट करने के लिए मेरे पास सही वेपन आ चुका है। और इससे वक्त हम देखते हैं कि जूडस ने भी अपने पास 2 डैगर्स निकाल लिए होते हैं और वो बुरा होता है, चलो अच्छा ही हुआ कि अब तुम्हारे पास भी एक वेपन मौजूद है, वरना अगर मैं तुम्हें ऐसे ही मार डालता तो मैं लोगों को क्या बताता। लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन को मैंने उसकी स्वॉर्ड यूज करने का मौका दिया ही नहीं और मैंने उसे ऐसे ही किल कर दिया। तेवा सुनकर साइमन बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो और आ जाओ, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और ये देखकर जूडस सोच रहा होता है, इसके हाथ में स्वॉर्ड आते ही इसका ऑरा एक बार में ही चेंज हो गया है और ऐसा लग रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। मुझे इसे होशियार रहना होगा वरना ये मेरी बॉडी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर सकता है। लेकिन इसे बाद हम देखते कि साइमन बहुत ही तेजी से यहाँ पर अपने स्विलिंग स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करते हुए जूडस के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और इस अटैक की वजह से जूडस भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने इस अटैक को डॉज नहीं किया तो ये सीधा मेरी गर्दन के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन इस वक्त साइमन अपने स्वॉर्ड को रोक लेता है और इसी के साथ वो बोलता है, तुम सच में एक कचरे ही रहोगे, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तो ये बात सुनकर जूडस स्माइल कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने उस मॉन्क को पकड़ा हुआ होता है जिसे उसने अपने सामने कर लिया होता है और इसी के साथ जूडस बोल रहा होता है, साइमन जैसा कि मैंने सोचा था तुम पहले से बहुत ही ज्यादा वीक हो गए हो क्योंकि तुम यहाँ पर एक इनोसेंट पीपल को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए तुमने अपने अटैक को बीच में ही रोक लिया। जिसके बाद वो उस मॉन्क को दूर फेंक देता है और वो बुरा होता है, साइमन क्या तुम जानते हो तुम्हारे ये स्विलिंग स्वॉर्ड स्टाइल, मुझे लगता है मैंने इसे सही से रीड कर लिया है। और हम देखते कि वो यहाँ पर साइमन की स्वॉर्डमैनशिप को यूज करने के लिए रेडी हो गया होता है और ये देखकर साइमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, व्हाट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन ने मेरी इस टेक्निक को कॉपी कर लिया है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि जूडस यहाँ पर बहुत ही तेजी से स्विलिंग स्वॉर्ड स्टाइल के साथ साइमन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और इस चीज को देखकर वो मॉन्क काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैं बहुत टाइम से स्वॉर्डमैनशिप सीख रहा हूँ और मैं स्विलिंग स्वॉर्ड स्टाइल को अच्छे से मास्टर करना चाहता हूँ। लेकिन ये सच में अनबिलीवेबल है कि इस पर्सन ने कुछ ही मिनट्स में डिसाइपल साइमन के स्विलिंग स्वॉर्ड स्टाइल को अच्छे से मास्टर कर लिया है। और साइमन सोच रहा होता है,
शिट, आखिर इस पर्सन ने मेरी स्टाइल को कॉपी कैसे कर लिया? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? और हम देखते हैं कि साइमन ने जूडस के इस अटैक को रोक लिया होता है। तो ये देखकर जूडस सोच रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था, क्योंकि ये इसी का स्टाइल है तो ये जानता है कि अपने अटैक को ये किस तरह से रोक सकता है। इसने बहुत आसानी से इस अटैक को रोक लिया, लेकिन अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद जूडस अपने वेपन्स को वापस रख लेता है और वह बुरा होता है, ब्रदर साइमन, मैं तुम्हारे साथ कुछ देर और एंजॉय करना चाहता था, लेकिन मुझे माफ करना क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा देर हो रही है और मैं यहाँ पर एक काफी सीरियस मिशन पर हूँ। लेकिन इससे साइमन चिल्लाते हुए बुरा होता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें पहले मुझे किल करना होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी किलर्स मौजूद होते हैं उन सभी ने इन लोगों को घेर लिया होता है और जूडस इस जगह से निकल जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें टेंपल का सीन दिखाया जाता है और पीटर भी रूम के अंदर आ चुका होता है और वह बुरा होता है। नेथानियल, अब थेडियस की हालत कैसी है? क्या सर्जरी कंप्लीट हो गई है? तो नेथानियल बोल रही होती है, ब्रदर अब फिक्र मत करो, थेडियस अब खतरे से बाहर है, लेकिन ऑपरेशन को कंप्लीट करने में अभी कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो थेडियस की विल पावर बहुत ही ज्यादा है और थेडियस के मसल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो अभी तक खुद सर्वाइव कर पाया है। लेकिन आखिर बाहर क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने गन शॉट्स की आवाज सुनी है। तो ये बस उनके पीछे बोल रहा होता है, तो फिक्र मत करो, बाहर साइमन गया है और उन सब चीजों को खुद संभाल लेगा। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है यहाँ पर जरूर ग्लोरी के किलर्स आए होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि साइमन उन सभी को संभाल लेगा। जिसके बाद नेथानियल अपने साथ वाले पर्सन से बोलती है, मुझे थोड़ा गर्म पानी चाहिए। तो पर्सन गर्म पानी लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इस वक्त पीटर को कुछ महसूस होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, सभी लोग जल्दी से नीचे झुक जाओ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन जो कि पानी लेने जा रहा था उसे एक बुलेट आकर लगी होती है, जिससे इस पर्सन की यहीं पर डेथ हो जाती है। और इस चीज की वजह से नेथानियल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, आखिर ये क्या था? आखिर इस पर्सन के ऊपर किसने अटैक किया? लेकिन हम देखते हैं कि पीटर फौरन से एक पिलर के पीछे हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या इस जगह पर कोई स्नाइपर मौजूद है। लेकिन इस वक्त हम लोग एक बहुत ही ऊंची चोटी पर हैं, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन किसी दूसरी पहाड़ी के ऊपर मौजूद होगा। लेकिन आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिससे वो हमारे ऊपर शूट कर रहा है? जिसके बाद पीटर सामने मौजूद सभी पहाड़ियों को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये बुलेट जिस डायरेक्शन से आई थी उसके हिसाब से वो पर्सन इस वक्त सामने वाली पहाड़ी पर है, लेकिन वो पहाड़ी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो आखिर उस पर्सन का निशाना इतना ज्यादा एक्यूरेट कैसे है? लेकिन आखिर उसने इस दीवार के पीछे से हमारी पोजीशंस कैसे देख ली? और इस वक्त वो यहाँ पर उस कैंडल को देखता है और सोच रहा होता है, शिट, क्या इसका मतलब यह है कि ये पर्सन हमारी परछाई को देखकर हमारे ऊपर बुलेट शूट कर रहा है? मुझे इस कैंडल को बुझाना होगा। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, वेट, मैं अभी यहाँ पर सामने ही खड़ा था, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे मेरी लोकेशन के बारे में भी पता है? और इस वक्त पीटर फौरन से जमीन पर बैठ जाता है और हम देखते हैं कि उस पर्सन ने पीटर के ऊपर भी शूट किया होता है, लेकिन पीटर इस चीज से बच जाता है। जिसके बाद पीटर अपने कोट को फेंककर उस कैंडल को बुझा देता है और ये देखकर नेथानियल बोल रही होती है, ब्रदर आखिर ये आप क्या कर रहे हो? और इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे रोशनी की जरूरत है। जिसके बाद नेथानियल बोल रही होती है, मुझे लगता है हमें इस कमरे से बाहर निकलना होगा। अगर हम पहाड़ी पर कहीं नीचे चले जाते हैं तो हम नीचे जाकर ऑपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पीटर सोच रहा होता है अगर हम इस रूम में से निकले तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसे वो अपने मोबाइल को निकालता है और जीवन को कॉल कर रहा होता है। जिसके बाद जीवन बोलती है, सीनियर बताइए क्या बात है, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है? तो पीटर बोल रहा होता है, जीवन मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तुम्हें उस पर्सन को यहाँ पर भेजना होगा। हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक पहाड़ी मौजूद है जहाँ पर कोई स्नाइपर छुपा हुआ है और वो वहाँ से हमारे ऊपर शूट कर रहा है। तो जीवन बोल रही होती है, ब्रदर अफिक्र मत कीजिए, वो पर्सन जल्दी ही वहाँ पर पहुंच जाएगा। जिसके बाद नेथानियल बोल रही होती है, ब्रदर आखिर तुमने ये क्या किया? पीछे माउंटेन्स पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और अगर कोई भी पर्सन वहाँ पर चला गया तो स्नाइपर बहुत आसानी से उस पर्सन को किल कर सकता है। तो पीटर बोलता है, नेथानियल तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो पर्सन उस माउंटेन पर गया है उसकी स्पेशलिटी यही है कि उसे अंधेरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो पर्सन यहाँ पर पहुंच चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि एलपीडी होता है, जो कि बोल रहा होता है, मुझे सच में नहीं पता कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मैंने इन लोगों की बात इतनी आसानी से क्यों मान ली। इसके बाद हमें दोबारा से टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेथानियल बोल रही होती है, ब्रदर आखिर तुम क्या कह रहे हो? एलपीडी तो राफेल का ही आदमी है, तो आपको क्यों लगता है कि वो हमारी हेल्प करेगा? तो पीटर बोल रहा होता है, एलपीडी ने हमें कुछ देर के लिए ही ज्वाइन किया है क्योंकि उसका रियल मकसद पीटर को पकड़ना है, न कि मुझे पकड़ना। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर जून से बात कर रहा होता है और वह बोल रहा होता है, जून थेडिस की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है और हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते, इसलिए हमें यहाँ पर उसे नेथानियल के पास लेकर जाना होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि राफेल को भी इस बारे में जल्दी ही पता चल जाएगा और हो सकता है कि वो इस बार एक से ज्यादा डिसाइपल्स को मुझे किल करने के लिए भेजेगा, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो जून बोल रही होती है, सीनियर प्लीज आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? तो पीटर बुरा होता है, जून मुझे एक पर्सन की जरूरत है
जिसे यहाँ पर सिर्फ तुम ही भेज सकती हो। देवासन का जीवन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, सीनियर अगर आप किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो? तो पीटर बोल रहा होता है, मुझे जिस पर्सन की जरूरत है वो और कोई नहीं बल्कि एलपीडे है, और अगर कोई पर्सन उससे कांटेक्ट कर सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो। देवासन का जीवन काफी ज्यादा हैरान होती है और वह एलपीडे के कार्ड को देख रही होती है और इसी के साथ हमें एलपीडे का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी और जीवन की कन्वर्सेशन को याद कर रहा होता है, जहाँ पर जीवन उससे बोल रही थी, मैं यहाँ पर जोहान से बात करना चाहती हूँ जो कि यूरोप का बेस्ट असैसिन है। तो एलपीडे बोलता है, आखिर तुम्हें जोहान से क्यों बात करनी है? तो जीवन बोल रही होती है, हमें हेल्प की जरूरत है और तुम्हें जिस पर्सन की हेल्प करनी है वो और कोई नहीं बल्कि किम है, जिससे तुम एक बार पहले भी फाइट कर चुके हो। तो ये बात सुनकर एलपीडे बोल रहा होता है, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा, मैं बस वहाँ पर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि किम को मेरे अलावा और कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उस पर्सन को सिर्फ मैं ही मारूंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट मैथ्यू का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी स्नाइपर गन के साथ पहाड़ी की चोटी के ऊपर लेटी हुई होती है और वो बुरी होती है। इस कमरे के अंदर जो पर्सन है वो काफी ज्यादा शार्प है। जैसे ही उसे पता चला कि उनके ऊपर कोई स्नाइपर अटैक कर रहा है उसने फौरन से लाइट को ऑफ कर दिया। लेकिन क्या इस बेवकूफ को सच में लगता है कि ये मुझसे बच पाएगा? शायद इसे पता नहीं कि मैं इसे अंधेरे में भी बहुत ही आसानी से देख सकती हूँ। लेकिन इस वक्त उसे किसी पर्सन की आवाज आती है और वो सोच रही होती है आखिर ये पर्सन कौन है और ये यहाँ पर कैसे आया। लेकिन इसी वक्त वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एलपीडे होता है, जिस देखकर वो बोल रही होती है, ब्रदर जोहान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भी हमारे इस मिशन को ज्वाइन कर रहे हो? मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये मिशन तो मैं अकेली भी कंप्लीट कर सकती थी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं पीटर को अकेले ही पकड़ कर रहूंगी। और वो दोबारा से निशाना बांधने के लिए बैठ जाती है और इसी के साथ मैथ्यू सोच रही होती है, सर रैफेल ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि वो यहाँ पर एलपीडे को भी भेज रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एलपीडे यहाँ पर खुद आ गया है। इसके बाद हम एलपीडे को देखते हैं जिसने रैफेल को कॉल मिला दी होती है और रैफेल बोल रहा होता है, एलपीडे तूने आखिर मुझे अचानक कॉल क्यों की? क्या सब कुछ ठीक है? तो एलपीडे बोल रहा होता है, मुझे एक मिशन मिला है और रैफेल तुम तो जानते ही हो मैं अपने मिशन को लेकर कितना ज्यादा सीरियस रहता हूँ। तो रैफेल बोल रहा होता है, अरे हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इस बारे में मुझे क्यों बता रहे हो? तो एलपीडे बोल रहा होता है, एक्चुअली मेरा मिशन यहाँ पर मैथ्यू को एलिमिनेट करने का है और मैं इस मिशन से पीछे नहीं हटने वाला, तो मुझे बस तुम्हें ये बताना था कि तुम मैथ्यू के लिए एक डेथ सर्टिफिकेट रेडी करवा लो। इसके बाद हमें नेक्स्ट टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन्होंने दोबारा से मोमबत्ती जला ली होती है और नथानिएल बोल रही होती है, ब्रदर तुमने दोबारा से कैंडल जला दी है लेकिन वो पर्सन अब भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो पीटर बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मुझे लगता है वहां पर एलपीडे पहुंच चुका है और अब मैथ्यू हमारे ऊपर कोई भी शूट नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर नथानिएल काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, ब्रदर पीटर ने यहाँ पर पहले ही एक डमी को खड़ा कर दिया था ताकि अगर वो स्नाइपर हमारे ऊपर शूट करता है तो वो सिर्फ इस डमी को ही शूट करे। लेकिन इस वक्त इन्हें टेंपल के बाहर से आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और ये सुनकर नथानिएल बोल रही होती है, ब्रदर आखिर ये बाहर हो क्या रहा है? मुझे लगता है हमें शायद थेडियस को यहाँ से लेकर निकलना चाहिए। तो पीटर बोलता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नथानिएल थेडियस को लेकर इस जगह से भाग रही होती है और वो भागते हुए सोच रही होती है इससे पहले कि वो लोग यहाँ तक पहुंच जाए हमें जल्दी ही किसी सेफ पॉइंट पर जाना होगा। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन नथानिएल से बोलता है, सिस्टर हमारी बहुत टाइम बाद आज मुलाकात हो रही है, क्या तुम ठीक हो? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जूडस होता है जो कि नथानिएल के बिल्कुल पीछे ही खड़ा होता है और वो बुरा होता है, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। और नथानिएल भी जूडस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, मैंने सोचा था कि हम कभी भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि हमारी मुलाकात आज इस तरह से हो रही है। तो बस सुनकर जूडस बोल रहा होता है, आखिर तुम किस तरह की बात कर रही हो? मैं इतने टाइम बाद तुमसे मिलने के लिए आया हूँ लेकिन तुम यहाँ पर भी मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो। चलो अभी ये सब चीजें छोड़ो और मुझे बताओ आखिर हमारा ब्रदर पीटर कहाँ पर है? तो वह सुनकर नथानिएल बोल रही होती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? ब्रदर पीटर तो आज तक यहाँ पर आए ही नहीं है और हमारी मुलाकात को बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है। तो वह सुनकर जूडस बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बताने वाली, इसलिए मुझे दूसरे रास्ते को अपनाना होगा। और इसी वक्त उसने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और वह फौरन से नथानिएल के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, तुम भले ही मुझे इस बारे में कुछ भी मत बताओ लेकिन अगर पीटर को तुम्हारी जान प्यारी है तो वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पीटर आ चुका होता है जिसने जूडस के हाथ को पकड़ लिया होता है। लेकिन जूडस यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिरी पर्सन है कौन और इसकी ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने यहाँ पर अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ होता है और उसने यहाँ पर मॉन्क के कपड़े पहन लिए होते हैं। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है जूडस मुझे बचपन से ही जानता है और अगर उसने मेरी शक्ल देख ली तो वो फौरन पहचान लेगा कि मैं कोई और नहीं बल्कि पीटर हूँ। जिसके बाद जूडस पीटर से बोल रहा होता है, बच्चे आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी मास्टर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि जब तुम खुद से बड़ों से मिलते हो तो तुम्हें उन्हें ग्रीट करना चाहिए? लेकिन तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रूड हो। लेकिन इसी वक्त पीटर नथानिएल से बोलता है, मैम आप यहाँ से जाइए, इस पर्सन को मैं देख लूंगा। तो नथानिएल फौरन से भागती हुई इस जगह से निकल जाती है। इसका जूडस बोल रहा होता है, तुमने मेरे हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, क्या तुम इसका मतलब जानते हो? और वो यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस होते हुए
हुए बोलता है तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलपीडे ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और वो मैथ्यू से बोल रहा होता है, मैथ्यू मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि सर तुम जिस लड़की के ऊपर एम कर रही हो तुम उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी क्योंकि उसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। तो ये बात सुनकर मैथ्यू काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, ब्रदर मैं समझ चुकी हूँ, तुम पहले पीटर को पकड़ने के लिए गए थे लेकिन तुम इसमें बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गए और शायद इस चीज ने तुम्हारे ईगो को हर्ट कर दिया है। क्या यही रीजन है कि तुम दोबारा इस जगह पर आए हो ताकि तुम पीटर को किल कर सको? लेकिन ब्रदर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं। और इसी के साथ वो खड़ी हो रही होती है और वो बोल रही होती है, पीटर को मारने का मिशन इस बार मुझे मिला है और मैं नहीं चाहती कि मेरे मिशन के दरमियान में कोई भी मुझे परेशान करे, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर एलपीडे बोल रहा होता है, ये बात मैंने पहले भी राफेल को बताई थी कि मेरा और पीटर का कभी भी आमना सामना नहीं हुआ और जिस पर्सन से मैंने फाइट की थी वो पीटर नहीं था बल्कि वो एक यंग लड़का था। ये बात सुनकर मैथ्यू बोल रही होती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ गई, तुम काफी ज्यादा शर्मिंदा हो इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, चलो मैं इस बारे में किसी से भी नहीं बोलूंगी, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो एलपीडे बोलता है, मैथ्यू मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मैं तुम्हें किल करना नहीं चाहता इसलिए यहाँ से चली जाओ। ये बात सुनकर मैथ्यू एलपीडे को जबान दिखाते हुए बोल रही होती है, अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, मैं पीटर को मारने का क्रेडिट तुम्हें नहीं लेने दूंगी। लेकिन इससे बाद हमें दिखाया जाता है कि एलपीडे ने मैथ्यू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है और इस अटैक की वजह से मैथ्यू काफी ज्यादा दूर हो जाती है, लेकिन वो फौरन से एलपीडे के ऊपर शूट करने वाली होती है, लेकिन उसे यहाँ पर एलपीडे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और वो सोच रही होती है, शिट इस जगह पर काफी ज्यादा अंधेरा है और इस पर्सन की स्पेशलिटी यही है कि ये अंधेरे में भी बहुत ही क्लियर देख सकता है और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त ये पर्सन मुझे बहुत ही आराम से देख पा रहा होगा, भले ही मैं इसे नहीं देख पा रही। जिसके बाद एलपीडे मैथ्यू से बुरा होता है, मैथ्यू मैं जानता हूँ गन्स से फाइट में तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी पर्सन नहीं जीत सकता, लेकिन अंधेरा मेरा सबसे बड़ा वेपन है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस गन के साथ मुझे हरा पाओगी? तो ये बात सुनकर मैथ्यू हंसते हुए बोल रही होती है, तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो, लेकिन मुझे लोग यूं ही वर्ल्ड का नंबर 1 शूटर नहीं बुलाते। और इस वक्त मैथ्यू बहुत ही तेजी से दरख्तों के पीछे भाग जाती है और ये देखकर एलपीडे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, ये लड़की भले ही सिर्फ एक शूटर है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है और ये बहुत ही तेजी से मेरी इको लोकेशन में से बाहर जा चुकी है। जिसके बाद हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि एक दरख्त के पीछे बैठी हुई होती है और वो सोच रही होती है, ये पर्सन मुझे अंधेरे में काफी आसानी से तलाश कर सकता है, लेकिन ये बस मुझे एक बार नजर आ जाए मैं सीधा इसकी खोपड़ी में छेद करूंगी। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एलपीडो ने बहुत ही तेजी के साथ मैथ्यू के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो बुरा होता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम उससे भाग पाओगी? लेकिन इससे पहले कि एलपीडे उसके ऊपर अटैक करता वो एक बहुत ही ऊंची जंप लगा के काफी ज्यादा दूर हो गई होती है, लेकिन उसके हाथ पे एक कट लग गया होता है और वो सोच रही होती है कि ये पर्सन सच में एक अंधा है, मैं इस बात को नहीं मानती, डॉक्टर्स को इसे दोबारा से चेक करना चाहिए, आखिर इसे किस बेवकूफ ने चेक किया था। लेकिन इस बाद हमें दिखाया जाता है कि एलपीडे ने मैथ्यू के ऊपर एक और अटैक कर दिया होता है और वो उसे बहुत ही जोर से किक मार के दूर फेंक देता है और इसी के साथ एलपीडे बोल रहा होता है, मैथ्यू मुझे माफ करना लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी। और वो फिर से मैथ्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त मैथ्यू उसके हाथ में शूट करती है और इस चीज की वजह से एलपीडे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, व्हाट आखिर इस लड़की ने मुझे अंधेरे में कैसे देखा? शिट इसका मतलब है कि इसके पास नाइट विजन मौजूद है। और हमें दिखाया जाता है कि मैथ्यू ने यहाँ पर अपने स्नाइपर के ऊपर से अपने नाइट विजन को हटा लिया होता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रही होती है, ओए क्यूटी चलो अब इस गेम को खत्म करते हैं। और इसी के साथ एलपीडे सोच रहा होता है, जब मैं मैथ्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आया था तो वो बहुत ही तेजी से जंप लगाकर मुझसे दूर हुई थी, लेकिन उस साइड पर इसकी गन मौजूद थी और इसने बहुत तेजी से अपनी गन के ऊपर से इस नाइट विजन को हटा लिया। और इससे बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू एलपीडे के ऊपर बुलेट्स को शूट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन एलपीडे बहुत ही तेजी से इन बुलेट्स को डॉच कर रहा होता है और वो बहुत तेजी से दरख्तों के पीछे हो जाता है। और इसी के साथ एलपीडे सोच रहा होता है, मैं जानता था मैथ्यू क्योंकि एक बहुत ही शार्प शूटर है तो इससे फाइट करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और इसी के साथ मैथ्यू बोल रही होती है, ब्रदर जोहान मैं जानती हूँ तुम एक डिसाइपल हो, लेकिन क्या सच में तुम ये बात भूल गए थे कि मैं भी एक डिसाइपल हूँ? और क्या सच में तुम्हें ये लगा था कि मुझे मारना बहुत ही ज्यादा आसान होगा इसलिए तुम मुझे किल करने के लिए यहाँ पर आ गए? तुम तो सच में बहुत ही बड़े इडियट हो। चलो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरे सामने आ जाओ। अगर तुम एक अच्छे बच्चे की तरह मेरे सामने आ जाते हो तो मैं सिर्फ तुम्हारे सर में 2 गोलियां मारूंगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हें फाइंड किया तो मैं अपनी सारी की सारी गोलियों को तुम्हारी बॉडी में उतार दूंगी। तो ये बात सुनकर एलपीडे बोल रहा होता है, मैथ्यू शायद तुम ये बात नहीं जानती कि मुझे एलपीडे का टाइटल क्यों दिया गया है, वो इसलिए है क्योंकि कोई भी मुझे अंधेरे में नहीं हरा सकता। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें किल करने के लिए भी मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि एलपीडे ने यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर किसी ब्लैक जैकेट को पहन लिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता।